So today we are going to learn about the human geography, its nature and scope. ठीक है? तो human geography as we know is a part of geography because geography is the mother discipline. उसके बाद में geography से ही ये human geography आया है. As we know that geography is the study about Earth's surface where human or life form being resides. जहाँ पे आदमी रहता है, जहाँ पे और भी अदर लिविंग बींग्स रहता है, तो वो लोग कैसे वहाँ पे सर्वाइव करता है रहता है उसके बारे में स्टडी है. इट्स ऑल अबाउट जोग्राफी जो बट ह्यूमन जोग्राफी जो है जोग्राफी का पार्ट है. So as we can see that from the name itself consists of human geography where geography where it is a deal. यहाँ जहाँ पे जो है ह्यूमन बीइंग जो है आदमी के साथ में आदमी बोलता है ह्यूमन ज्योग्राफी आदमी जो है ये अर्थ में कैसे सस्टेन कर रहा है उसका स्टडी के बारे में है. ठीक है. सो फर्स्ट देखो यहाँ पे जितना हम हाईलाइट किया हुआ है ब्लू लाइन ये बुक्स का ही है तो सब हाईलाइट किया हुआ है तो आप लोग भी वहाँ पे हाईलाइट कर सकता है. दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. देखो geography is a very extensive and each and every event or phenomena which varies over space and time can be studied geographically. First, let us understand geography. What is geography? So as we know that geography is very extensive. यानी कि geography का ये जो geography का एक subject है, it is a disciplined subject को हम लोग क्या बोलते हैं discipline बोलते हैं. तो ये एक discipline है. ये जो बहुत क्या है बहुत बड़ा है wide है. इसका पहुँच जो है बहुत बड़ा है. और ज्योग्राफी है क्या बेसिकली कुछ भी फिनोमेना कुछ भी इवेंट्स जो है स्पेस और टाइम के साथ में जो चेंज होता है. स्पेस आप लोग को बताइए था हम पहले भी कि यहाँ से आप अलग जगह जा रहे हैं कहीं दूर जा रहा है तो वहाँ पे आपको कुछ अलग मौसम दिखाई देगा वहाँ का कुछ अलग कल्चर दिखाई देगा. तो ये सब क्या है दिस आर द इवेंट्स एंड फिनोमेना. सो दिस फिनोमेना एंड इवेंट्स विल चेंज और दस चेंज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम एंड स्पेस इज नोन एज ज्योग्राफी. अब ज्योग्राफी में बेसिकली होता क्या है जिसमें हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ रहा है. ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में पढ़ता है. तो इसमें हम लोग को दो कंपोनेंट्स के बारे में जानना पड़ता है. एक तो है हम लोग का फिजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल एनवायरनमेंट एज वी ऑल नो दैट फिजिकल एनवायरनमेंट मीन्स ओशन माउंटेन सॉइल फॉरेस्ट ये सब हो गया आपका फिजिकल एनवायरनमेंट. और इसके अलावा और एक कंपोनेंट है जो क्या है लाइफ फॉर्म्स यानी कि जितना जो एनिमल्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इवन ह्यूमन बींग्स को उसमें इंक्लूड किया जाता है. तो ये क्या हो गया दूसरा फॉर्म हो गया. सो अब ये दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करता है इसको हम लोग जो है जानेगा. ठीक है उसको पढ़ेगा हम लोग. तो ज्योग्राफी का देखो यहाँ पे लिखा गया है यू कैन सी हियर the core concern of geography as a discipline is to understand the earth as home of human beings and to study all those elements which have sustained them. देखो यहाँ पे ज्योग्राफी के बारे में लिखा हुआ है कि ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट के तौर पे इसका मेन उद्देश्य क्या है इसका मेन एम क्या है. इसका मेन एम ये है कि अर्थ को जो ह्यूमन बीइंग का होम की तरह पड़ता है ये. ठीक है. और उसके आसपास जितने एलिमेंट्स है जो ह्यूमन बीइंग को सस्टेन कर रहा है उसको पढ़ता है ज्योग्राफी जो समझ रहे. सो मैन आपका ये जोड़ कहाँ पे देता है ये जो है आदमी और ये जो नेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप्स है उसके ऊपर में जोड़ देता है. रिलेशनशिप्स मतलब आदमी जो है नेचर के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसके ऊपर में ज़्यादा जोर देता है. तो अभी यहाँ पे आप देख रहा होगा कि ज्योग्राफी गॉट सब्जेक्टेड टू ड्यूअलिज्म बोल रहे हैं. ड्यूअलिज्म मतलब क्या है कि ज्योग्राफी को अभी हम लोग कैसे पढ़ेगा बोल. जैसे कि आप साइंस में देखिए जब हम लोग साइंस पढ़ता है तो क्या होता है कि साइंस में देखो फिजिक्स होता है केमिस्ट्री होता है बायोलॉजी होता है. तो उसमें बायोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग ये जो है डायरेक्ट एक सब्जेक्ट का तरफ हो गया सीधा. जैसे कि बायोलॉजी जब पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बायोलॉजी अगर सब्जेक्ट बोल ही दिया मतलब ये ऑब्वियसली बायोलॉजिकल थिंग्स के साथ में डील करेगा. अब फिजिक्स बोल दिया तो क्या होता है कि फोर्स के साथ में डील करेगा. और अगर केमिस्ट्री बोल दिया तो केमिकल्स के साथ में डील करेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चीज एक पार्टिकुलर टर्म आ रहा है तो इसको हम ड्यूअलिज्म नहीं बोलता. ठीक है. बट ज्योग्राफी में क्या है अभी आप ज्योग्राफी में जो फ्रॉम द वेरी लॉन्ग फ्रॉम द इमेमोरियल टाइम आदमी लोग बहुत कंफ्यूज था मतलब कि इसको किसके तौर पे पढ़ा जाएगा बोल के.
क्योंकि जो ज्योग्राफी को अगर आप देखेगा तो इसको हम लोग अर्थ में जो हम लोग इन्वायरमेंट के तौर पे पढ़ा जाएगा, इन्वायरमेंट के का तरफ से पढ़ा जाएगा, या इसको ह्यूमन बीइंग का तरफ से पढ़ा जाएगा। इसको कौन सा ये डिसिप्लिन को कौन सा सब्जेक्ट हम लोग देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ड्यूअलिज्म आ रहा है, ठीक है। एक तो ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी इज द स्टडी अबाउट अर्थ सरफेस, एक ये हो गया, एक ये डेफिनेशन हो गया ज्योग्राफी का। पर आप यहाँ पे देख रहा होगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या हो रहा है कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड इट्स रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट। ये हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूअलिज्म अराइज हो रहा है कि ज्योग्राफी को हम लोग सिर्फ इन्वायरमेंट को ही लेकर पढ़ना चाहिए, या ज्योग्राफी में हम लोग को ह्यूमन का इंटरेक्शन जो इन्वायरमेंट में जो होता है उसको भी हम लोग इंक्लूड करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ड्यूअलिज्म इसमें क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलता है, ड्यूअलिज्म बोलता है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट्स हुआ। और फिर यहाँ पे देखो कुछ भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक अप्रोच होता है, ठीक है। अप्रोच यानी कि आप कैसा तरीका से उसको आप पढ़ने जा रहा है। जैसे कि अगर आप मैथ्स क्या है, मैथमेटिक्स इज अ डिसिप्लिन, मैथमेटिक्स एक डिसिप्लिन है, तो उसको आप सिस्टमेटिकली पढ़ेगा या रीजनली पढ़ेगा। अब यहाँ पे देखना रीजनल का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका रीजनल और ये हो गया आपका सिस्टमेटिक, ठीक है। तो मैथ्स में देखना बेसिकली क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक इन द सेंस वेयर सम सॉर्ट ऑफ लॉस एंड फॉर्मूलाज आर बीइंग यूज्ड, ठीक है। और वहाँ पे कुछ जो भी होगा वो एक प्रिंसिपल के तहत होगा, एक लॉ के तहत होगा। और रीजनल में क्या होता है कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला बोल के नहीं है, ठीक है। रीजनल में होता क्या है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ आपको रिसर्च करना है, इफ यू वांट टू डू सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च और इफ यू वांट टू नो सम इवेंट्स, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। वो जहाँ पे कोई जगह पे कुछ हो रहा है, कोई जगह पे क्या है कि आदमी कोई पहाड़ में कैसे सस्टेन कर रहा है, कैसे रह रहा है, अगर वो जानना है आपको तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। और वहाँ जाके आप खुद से देख के वहाँ का हालचाल जानना पड़ेगा, वहाँ रिसर्च करना पड़ेगा। उसी को क्या बोलते हैं, रीजनल। तो इसमें कोई लॉ यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली कोई मैथमेटिकल टर्म यूज नहीं हो रहा है। तो ये होता है सिस्टमेटिक। और सिस्टमेटिक मतलब और अलग चीज़ होता है कि सिस्टमेटिक में सिर्फ मैथमेटिकल बोल के नहीं है, होता है और क्या कहते हैं टेबलाइजेशन, उसके बाद में मीन, ये सब जो है ना हम लोग का स्टैटिस्टिक्स, वो सब जो लगाता है वो सब हो गया सिस्टमेटिक। तो ज्योग्राफी को लेके ये कंफ्यूजन था कि इस सब्जेक्ट को अगर कैसा पढ़ा जाएगा, मतलब इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, इसका अप्रोच रीजनल होना चाहिए ना सिस्टमेटिक होना चाहिए, ये कंफ्यूजन था। और उससे पहले हम बताएं कि ड्यूअलिज्म, यहाँ पे देखा ड्यूअलिज्म में क्या बोला है कि ज्योग्राफी को सिर्फ अर्थ के बारे में पढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए, या तो ज्योग्राफी को जो है अर्थ और ह्यूमन दोनों को लेना चाहिए, ये कंफ्यूजन अराइज था, ठीक है। तो ये ड्यूअलिज्म हो गया। एंड फर्दर यू विल सी हियर डाइकोटमी, ठीक है। डाइकोटमी का कंसेप्ट आया, डाइकोटमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट अ वेरी वैलिड। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि डाइकोटमी मतलब क्या है, दो हो जाना, उसको बोलते हैं। ड्यूअलिज्म से आप लोग बताया हम, सिमिलरली डाइकोटमी दो है। तो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को क्या हम लोग अलग अलग करना चाहिए कि ये दिस इज द क्वेश्चन that arise, but ultimately many scholars believe that dichotomy between physical and human is not very valid one। मतलब डाइकोटमी फिजिकल और ह्यूमन के बीच में जो डाइकोटमी है वो वैलिड वन नहीं है, वो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि नेचर और ह्यूमन जो है क्या है, दे आर इनसेपरेबल, वो लोग अलग नहीं हो सकते एक दूसरे से, ठीक है। दे आर इनसेपरेबल एलिमेंट्स एंड शुड बी सीन होलिस्टिकली। क्या बोल रहे हैं कि नेचर और ह्यूमन दोनों क्या है, दोनों इनसेपरेबल है, अलग नहीं कर सकते दोनों। क्योंकि क्या होता है कि अभी आप प्रैक्टिकली इसको देखिएगा तो कैसे अलग नहीं कर सकता बोलने से। क्या होता है कि अगर ह्यूमन को घर बनाना है, घर बनाने से क्या करता है वो लोग, सैंडस्टोन्स का यूज करता है, सैंड का यूज करता है, बैम्बूज का यूज करता है। तो ये सब कहाँ से हम लोग को मिल रहा है, ऑल दिस आर कमिंग फ्रॉम नेचुरल इन्वायरमेंट, इसीलिए, ठीक है। तो ह्यूमन जो क्या है, दे आर कॉन्स्टेंटली इन टच विथ ह्यूमन इन्वायरमेंट। विदाउट इन्वायरमेंट ये लोग क्या होगा, कुछ भी अपना चीज हम लोग कर नहीं सकेगा, कुछ जो भी हमें चाहता है वो हम लोग कर नहीं सकेगा, ठीक है। पानी पी रहा है, क्या है, ये भी क्या है, एक फिजिकल एलिमेंट है ना, पानी। फॉरेस्ट जिससे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये भी क्या है, एक एनवायरनमेंट का पार्ट है। सो इन आवर डे टू डे लाइफ ह्यूमन बीइंग इज क्या बोलता है, इनसेपरेबल विथ फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इसीलिए जो है ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी में जो है डाइकोटमी लाना ठीक नहीं रहेगा बोला, क्योंकि डाइकोटमी मतलब ज्योग्राफी जो है क्या ह्यूमन के बारे में होना चाहिए, या तो स्टडी ऑफ
अर्थ के बारे में होना चाहिए बोल के ये कंसेप्ट आया था। तो इसको जो है स्कॉलर्स तो बोला है कि डाइकोटोमी इज नॉट गुड फॉर द ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द डेफिनेशंस गिवन बाय द स्कॉलर्स। यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट डेफिनेशन व्हिच इज बीइंग गिवन बाय रेगल, अ फेमस स्कॉलर, अ फेमस ज्योग्राफर। ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है क्या है, ये दिस इज अ वेरी सिंपल एंड कॉमन डेफिनेशन। ह्यूमन ज्योग्राफी को कोई आपको डिफाइन करो बोलने से क्या बोलेगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस और ह्यूमन सोसाइटीज का बीच में जो रिलेशनशिप्स है, ठीक है, उसको पढ़ता है ह्यूमन ज्योग्राफी। Simple settings. That is a very two terms are being used. That is one is human societies, or we can use human beings, and another one is Earth surface. So basically, it is a study of the interrelationship between human beings and the Earth surface. Further, and another example is given. A definition was given by Alan C. Semple. ये इसने क्या बोला है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। यहाँ पे क्या बोला है, देखो फर्स्ट देयर आर टू कंसेप्ट हैज बीन गिवन, अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। अनरेस्टिंग मैन आप जानते हैं कि आदमी का जो थिंकिंग है उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आदमी जो क्या करता है, ऑलवेज दे आर इनोवेटिव, हमेशा वो लोग कंफर्ट जोन ढूंढता है और टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना चाहता है और आइडियाज, नए आइडियाज इंट्रोड्यूस करना चाहता है। बट वो आइडियाज इंप्लीमेंट कब होगा, किसका ऊपर में वो लोग वो आइडियाज को यूज करेगा, वो आइडियाज को यूज करेगा वो लोग नेचुरल इन्वायरमेंट्स के ऊपर में, ठीक है। और अर्थ इटसेल्फ इज वेरी मच अनस्टेबल, क्योंकि अर्थ क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है एलन सी सैम्पल कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो क्या है, ये जो है स्टडी है बिटवीन द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ, ठीक है। अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ का बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, चेंज होते रहता है, बिकॉज बोथ आर अनस्टेबल। एंड देन फर्दर ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो एलिमेंट्स जो बोल रहा था, एनवायरनमेंट जो फिजिकल एनवायरनमेंट का जो एलिमेंट्स है वो क्या है, आपका लैंडफॉर्म्स है, लैंडफॉर्म्स एज आई टॉट यू इन क्लास 11, और फिर सॉइल से, क्लाइमेट से, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना आर द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। वेरियस देखो यहाँ पे आदमी का देखो, ये जो आदमी का जो ये क्या है, एलिमेंट्स जो आदमी ने बनाया है, ठीक है, जिसमें आपका होता है हाउसेस होता है, विलेज होता है, सिटीज, रोड रेल नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, फार्म्स, पोर्ट्स, items of our daily use and all other elements of material culture have been created by human beings। तो ये जितना हाउस, विलेज, रोड, रेल नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, फार्म्स एक्सेट्रा, जितना भी ये सब जो आज हम लोग देख रहा है, ये सब किसने बनाया है, दिस आर द क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। और किसका बलबूते पे बनाया है, किसका हेल्प से बनाया है और किसका ऊपर बनाया है, ये सब जितना भी हाउस, विलेज, सिटी से सब का फिजिकल एनवायरनमेंट का ऊपर में बनाया गया आदमी लोग ने, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि दिस इज द कंटिन्यूअस इंटरेक्शन व्हिच इज बीइंग टेकन प्लेस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट, अल्टीमेटली व्हिच कॉज वेरिएशन और व्हिच रिजल्ट्स चेंजेस ओवर द फिजिकल एनवायरनमेंट। देखो पहले में क्या था कि जैसे कि हाउस हो गया, विलेज हो गया, सिटीज हो गई, ये सब में क्या था, पहले जंगल था होगा, which were so these are the places which were being dominated by the नेचुरल इन्वायरमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट का एलिमेंट्स डोमिनेटेड था। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ, जब जैसे जैसे टाइम पास होते गया, आदमी का सोच बढ़ते गया, तो वो लोग उस पर हाउस बनाया, विलेज बनाया, तो क्या होता है कि वो जंगल जहाँ पे जो फिजिकल एनवायरनमेंट एक टाइम में डोमिनेट कर रहा था, वहाँ पे जो है अभी आदमी का जो एक्टिविटीज है वो सब जो चीज़ जो है डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये किससे हो रहा है, दिस आर द रिजल्ट्स ऑफ द कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द natural environment। Now we have to understand the concept here, naturalization of human and humanization of nature। Naturalization of human and humanization of nature, ये these are the concepts, understand, you have to understand it very properly। अब naturalization of human बोलने से क्या होता है कि human जो है कैसे, मतलब नेचर का साथ था, मतलब नेचर का मतलब उसमें जो है ह्यूमन के बीच में, ह्यूमन का अंदर जो है नेचुरल जो है, नेचुरल थिंग्स जो ज़्यादा दिखाई दे रहा था, ठीक है। वेरियस, अब दूसरा केस में क्या है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, मतलब जिसमें क्या हो रहा है कि नेचर का अंदर ह्यूमन का चीज़ ज़्यादा
दिखाई देगा, डोमिनेट हो रहे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। और दूसरा क्या है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में क्या होता है कि ह्यूमन का अंदर में नेचुरल चीज जो है ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। एक चीज आप लोग को ऑब्वियसली दिस इज वेरी crystal clear concept that without the help of environment, not I'm sorry, environment, without the help of technology, one can't interact with environment, ठीक है ना। अब environment को change कैसे करेगा, जैसे कि example पे यहाँ पे देखो, दाव, ये जो दाव है, दाव कैसे बना है, इज मेड अप ऑफ आयरन। और ये दाव बनाने वाला में इसमें क्या चाहिए, हम लोग को आइडियाज चाहिए। और जब वो आइडियाज इंप्लीमेंट हो गया, वो हो गया आपका टेक्नोलॉजी। तो वो टेक्नोलॉजी का हेल्प से आदमी क्या किया है, वो पेड़ को काटना स्टार्ट किया, ठीक है ना। जब वो पेड़ को काटेगा, पेड़ से वो घर बनाएगा, तभी तो उसको हम लोग इंटरेक्शन बोलेगा ना। सो दैट इज द इंटरेक्शन। तो यहाँ पे देखो, तो वो इंटरेक्शन होने के लिए फर्स्ट लेवल हम लोग को क्या चाहिए, ह्यूमन बीइंग को वन मस्ट हैव टेक्नोलॉजी। और देखो टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे देखो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस, आदमी क्या प्रोड्यूस करता है वो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और क्या बना रहा है वो जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी है कि किसका मदद से, क्या टेक्निक से, कौन सा टूल लेके वो जो है आदमी उसको प्रोड्यूस कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, ये जो है इट इज अटमोस्ट मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। टेक्नोलॉजी, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी का डेवलपमेंट कितना हुआ है, वो जो है कौन चीज दर्शाता है, कौन चीज दिखाता है, वो चीज दिखाने वाला चीज है आपका टेक्नोलॉजी। जो सोसाइटी का टेक्नोलॉजी जितना डेवलप होगा, वो सोसाइटी उतना डेवलप होगा, वो सोसाइटी उतना एनवायरनमेंट से, नेचर से इंटरेक्ट किया हुआ होगा, ठीक है। ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल लॉ। अब नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग्स। देखिए, वन सेल्फ कैन नॉट क्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, रैंडमली, ठीक है ना। कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसे क्रिएट नहीं कर सकता है। फर्स्ट, इन ऑर्डर टू डेवलप अ टेक्नोलॉजी, वन मस्ट हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एनवायरनमेंट। किसी को भी टेक्नोलॉजी अगर डेवलप करना है तो उसको एनवायरनमेंट के बारे में अच्छा आइडिया होना पड़ेगा, एनवायरनमेंट का लॉज जानना पड़ेगा, एनवायरनमेंट का मतलब एनवायरनमेंट कैसे अभी बिहेव कर रहा है, एनवायरनमेंट का प्रिंसिपल्स क्या है। अगर आप वो समझेगा, देन यू विल एबल टू डेवलप अ टेक्नोलॉजी, एंड आफ्टर दैट you can interact with that natural environment. For example, यहाँ पे देखो अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया हुआ है, देखो कि कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप होने से पहले आपको एनवायरनमेंट के साथ में बेटर अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। तो जिसमें आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रिक्शन का एग्जांपल दिया है, फ्रिक्शन एंड हीट का। देखो, पहले आप एनवायरनमेंट का, जब पत्थर को आप जो रगड़ता है तब उससे क्या निकलता है, ये आग निकलता है। तो आग निकलने के लिए आपको पहले क्या समझना पड़ेगा, फ्रिक्शन को समझना पड़ेगा और हीट को समझना पड़ेगा। जैसे ही आप दो पत्थर को रगड़ने से फ्रिक्शन और हीट निकलता है, ये समझ गया, तो आप वो दोनों को रगड़ के आप उससे आप आग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो द मेन पॉइंट इज दैट बिफोर developing a technology, one must have a clear knowledge about the environment, ठीक है। तो नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। ये लाइन में देखिए, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे लिखा गया है। देखिए फिर दूसरा है यहाँ पे, इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन वर्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट कहाँ था, सॉरी विच पॉइंट, ये पॉइंट नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। मतलब शुरुआत में क्या था, आदमी जो है क्या था, ज्यादा नेचर के साथ में बंधा हुआ था, झुका हुआ था नेचर की तरफ में। वो लोग जो है जो नेचर जैसा बिहेव करेगा उसमें वो लोग जो है क्या होता था, एडप्ट होता था। उसी को हम लोग क्या बोलता है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। तो शुरुआत अर्ली स्टेज में क्या था, इन द वेरी अर्ली स्टेज देयर वर वेरी मच लेस नॉलेज अबाउट द एनवायरनमेंट। आदमी को जो है एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज बहुत कम था। That's why the level of technology was also not high. The degree of technological development was also not high. That's why they were being adapted according to the environmental condition. जैसे environmental condition उसका मुताबिक वो लोग क्या करता था, अडेप्ट करता था, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में, ये अर्ली स्टेज का बात है, अर्ली स्टेज में जो इंटरेक्शन था आदमी और एनवायरनमेंट के बीच में, वो जो है उसमें जो है एनवायरनमेंट ज़्यादा हावी था वो लोग के ऊपर, एनवायरनमेंट वो लोग के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था, ठीक है।
जिसका वजह से क्या होता है कि एनवायरनमेंट, जैसे कि इसको अभी समझते हैं, ठीक है। अगर कोई विंटर एरिया में है, कोई विंटर एनवायरनमेंट में जहाँ पे बहुत ठंडा है, तो ये अर्ली स्टेज का बात है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ठंडा एरिया है, तो वहाँ पे जो है वहाँ का जो मौसम जो है वो लोग को डिक्टेट करता है कि कब खेती करना है, क्या पहनना है, कैसे पहनना है। तो अर्ली स्टेज में क्या था, कपड़ा तो इतना था नहीं, तो हु नोस दे मे वियर द क्लॉथ्स मेड अप ऑफ एनिमल स्किन, ठीक है। ये अर्ली स्टेज का बात है। और मान लीजिए पहले ज़माना का बात है, अर्ली स्टेज का बात जब कर रहे हैं, तो उस टाइम में क्या था कि आदमी लोग जो है इतना वो लोग को टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम नहीं था, तो दे यूज टू रिसाइड ओवर ट्रीज में वो लोग रहता था, या कोई कोई गुफा में रहता था, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप आदमी को देख सकते हैं कि आदमी जो है नेचर के साथ में ज़्यादा बंधा हुआ है, ठीक है ना। मतलब आदमी को जो है नेचर डिक्टेट कर रहा है कि आप कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा बोल के। इसमें क्योंकि आदमी को जो है उस वक्त नेचर के बारे में इतना अंडरस्टैंडिंग था नहीं, और वो लोग का जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था वो भी इतना डेवलप था नहीं। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि इसको हम लोग जो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बोल रहे हैं, इसको हम ये कंसेप्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो दूसरा टर्म आ रहा है आपका, यहाँ पे आपका ये टर्म देखिए, ये दिस वन, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म मतलब डिसाइड करना को बोलता है, डिसाइड करना। तो यहाँ पे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोल रहा है, मतलब क्या है, इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट अब क्या हमें क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इन द अर्ली, यहाँ पे अर्ली स्टेज में क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है नेचर जैसा बोल रहा है उसका मुताबिक वो लोग एडेप्ट कर रहा था, ठीक है ना, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी कम था, आपको एक्सप्लेन कर चुका है हम। इसमें देखो, और ऐसा टाइप का इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलता है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई डेजर्ट में है जहाँ पे बहुत गर्म है, जहाँ पानी का कमी है, तो वहाँ आदमी लोग कैसा रहता है, वहाँ पे छत जो है क्या करता है, छत जो है वो लोग फ्लैट करता है। वहाँ जो रूफ जो होता है डेजर्टिक एरिया में गर्म होता है, इसलिए वो लोग जो है छत को फ्लैट करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वापस रिफ्लेक्ट करो बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मौसम जैसा है उसका मुताबिक आदमी जो है अडेप्ट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलता है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। जिसमें एनवायरनमेंट इज द सुप्रीम, जिसमें एनवायरनमेंट आपको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है कि ऐसा रहिए, ये खाइए, ये पीजिए बोल के, ठीक है ना। वेयर इन्वायरमेंट डिक्टेट्स टू ह्यूमन बीइंग, इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, आदमी को डिक्टेट कर रहा है। एंड दिस कंसेप्ट वाज प्रिवलेंट इन द अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। बट देखो फिर यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट आ गया, ये हो गया एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसका मतलब कि जहाँ पे इन्वायरमेंट जो ह्यूमन बीइंग को डिक्टेट कर रहा है कि आप लोग को रहना कैसा है, कैसा क्या खाना है, क्या पीना है। बिकॉज उस टाइम में जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था वो बहुत कम डेवलप था, तो इसलिए आदमी को भी इतना इसका बारे में आइडिया नहीं था, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में ऐसा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो जो है वो सब सोसाइटी के लिए क्या होता है, मदर नेचर हो जाता है, ठीक है। वो लोग जो है एनवायरनमेंट को माँ मानने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग उसी से खेती कर रहा है, उसी के ऊपर खेती कर रहा है, उसी से खा रहा है पी रहा है, तो उसको वो लोग मदर नेचर बोल के उसको वर्शिप करने लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दे मूव फ्रॉम ए स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू ए स्टेट ऑफ फ्रीडम। उस वक्त में क्या था कि अर्ली स्टेज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या है कि वो लोग को इन्वायरमेंट का बात मानना पड़ रहा है, ह्यूमन बींग्स को, और मानना पड़ेगा, बिकॉज वो इन्वायरमेंट का बात नहीं सुनेगा तो क्या होगा, वो लोग क्या हो जाएगा, मर जाएगा, दे विल डेथ, ठीक है ना, दे विल डेथ टू स्टार्व बिकॉज ऑफ स्टार्विंग का वजह से, भूखा का वजह से मर सकता है, ठंडा का वजह से मर सकता है, गर्मी का वजह से मर सकता है। इसलिए एनवायरमेंट जैसा है वो लोग उसी का मुताबिक ढलता था। तो इसको हम लोग क्या बोलता है, स्टेट ऑफ नेसेसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट है स्टेट ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, स्टेट ऑफ फ्रीडम आ गया। उस टाइम में क्या था, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या हो रहा है कि स्टेट ऑफ नेसेसिटी है, मतलब जिसमें आदमी को जरूरत है, इसीलिए वो लोग जो है ह्यूमन बींग्स का बात मान रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ फ्रीडम। अब क्या हो गया कि इसमें आदमी को जरूरत नहीं है, ठीक है, वो लोग को फ्रीडम मिल चुका है, ठीक है ना। तो वो लोग क्या कर रहा है, दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज, वो लोग क्या कर रहा है, पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स। वो लोग को जो रिसोर्स मिल रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट से, उससे वो लोग क्या कर रहा है, नया चीज पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, द ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप। कल्चरल लैंडस्केप उसको बोलता है जहाँ जैसे कि आदमी ब्रिज बनाया है, घर बनाया है, ठीक है ना,
रेलवे नेटवर्क, स्टेडियम्स, एयरपोर्ट्स, ये सब क्या हो गया आपका कल्चरल लैंडस्केप हो गया। तो देखिए आप मान लीजिए उस टाइम आप जब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के टाइम में आप जब था प्रिमिटिव स्टेज में, शुरुआत के अर्ली स्टेज में, उस टाइम में जो है आदमी को जो है कैसा रहना भी मुश्किल हो रहा था, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ में कोप अप करना भी मुश्किल हो रहा था। तो उस टाइम में वो लोग लैंड क्या बोलता है, एयरपोर्ट तो नहीं बनाना था, ब्रिज तो नहीं बना सकता था वो लोग, ठीक है ना। बट अभी जो है आदमी का ये जरूरी जिंदा रहना, वो लोग जिंदा रह सकता है वो लोग अभी ना, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अभी वो लोग स्टेट ऑफ नेसेसिटी से हट गया, अभी वो लोग क्या हो गया, वो लोग को फ्रीडम मिल गया। तो अभी यहाँ पे जो है आदमी जो विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स दे आर क्रिएटिंग कल्चरल लैंडस्केप, ठीक है ना। द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर, इम्प्रिंट्स मतलब क्या है, निशानी, ठीक है ना। द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्रिएटेड एवरीवेयर। आजकल क्या है, आदमी का जो निशान है वो हर जगह हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है ना। हेल्थ रिजॉर्ट्स ऑन हाईलैंड, जैसे कि माउंटेन्स में आजकल रिजॉर्ट्स बना हुआ है, ह्यूज अर्बन स्प्रॉल्स, अर्बन मतलब टाउन्स फैला हुआ है, फील्ड्स, ऑर्चार्ड्स, पेस्चर्स, ये सब है, आपका प्लेन में देख सकता है, ठीक है। पोर्ट्स ऑन द कोस्ट, मतलब नदी का ये जो कोस्ट तो आप जानते हैं, कोस्ट के बगल में जो पोर्ट्स है जहाँ पे शिप्स लोग आके अपना सामान ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सब क्या हो गया, कौन बनाया है, ओशनिक रूट्स, यहाँ पे देखो ओशन में जो रास्ता है ये किसका हेल्प से कर, नेविगेशन का हेल्प से हम लोग ओशन में रास्ता बनाते। तो ये सब जो कर रहा है, ये सब जो बन गया, आदमी इतना कुछ कर रहा है, ये सब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉसिबिलिज्म्स बोलते हैं, ठीक है ना। पॉसिबिलिज्म्स में क्या हो रहा है कि आदमी जो है सिर्फ जिंदा रहने के लिए नेचर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि जिंदा तो वो रह लेगा, बट और भी मतलब जिंदा के अलावा वो नेचर से जितना इन्वायरमेंट से उसको जितना रिसोर्स मिल रहा है, वो रिसोर्स को हेल्प यूज करके वो लोग और भी पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। एक था इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या होता है कि इन्वायरमेंट्स वाज डिक्टेटिंग ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को डिक्टेट कर रहा था, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को रहना है, जिंदा रहना है, बिकॉज इट वाज अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी। बट वेरियस इन पॉसिबिलिज्म क्या है, द स्टेट ऑफ फ्रीडम, यानी कि आदमी को फ्रीडम, द स्टेट ऑफ फ्रीडम मिल चुका है। तो इसीलिए वो लोग जो क्या, द हेल्प ऑफ रिसोर्स गेटिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटीज। here from this line you can see that the imprints of human being activities are created everywhere, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या, अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिज्म का मुताबिक क्या है कि ये क्या बोलता है कि नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज। नेचर जो क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है आदमी को, ठीक है ना। तो आदमी जो क्या है वो अपॉर्चुनिटी को यूज करके नेचर को स्लोली नेचर को क्या कर रहा है, वो लोग ह्यूमनाइज कर रहा है, नेचर को क्या कर रहे हैं, ह्यूमनाइज कर रहा है। अभी ह्यूमनाइज का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि जहां भी पहले कोई जंगल था, पहाड़ था, अभी वहां पे क्या आदमी का हम लोग को इम्प्रिंट्स देखने मिलता है ना। वहां पे कोई रिजॉर्ट होगा, कहीं पे कोई ब्रिज होगा, कहीं पे घर होगा, बड़ा बड़ा घर होगा। अभी आप अबू धाबी को ही ले लो, अबू धाबी, दुबई, जो क्या था एक टाइम में पूरा बैरन लैंड था, डेजर्ट था, ठीक है ना, डेजर्ट था। तो दैट मीन्स क्या, वो इन्वायरमेंट था उस टाइम में। अभी क्या हो गया, उसमें डेजर्ट में अभी बुर्ज खलीफा आ गया, इतना सारा बिल्डिंग्स आ गया। तो ये सब क्या है, दिस आर द पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना, दिस आर द पॉसिबिलिटीज विच आर बीइंग क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स। सो वी द पॉसिबिलिज्म स्टेट्स दैट नेचर ऑफर्स पॉसिबिलिटीज। नेचर जो क्या करता है, पॉसिबिलिटीज ऑफर करता है, अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट अपॉर्चुनिटीज ह्यूमन बीइंग क्रिएट्स पॉसिबिलिटीज। तो कल्चरल लैंडस्केप ये सब हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे कारी ड्राइव्स टू वर्क बोल रहे, ठीक है ना। ठंडा का सीजन है, एक ठंडा वाला जगह टाउन है बोल रहे, वहां पे क्या होगा, जल्दी रात होगा, ठंडा होगा, तो कारी जो है अपना काम के लिए जाता है, रात को जाता है बोला है, ठीक है ना, इन द डार्क एट AM। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसके पास में है क्या है, वो रात को ट्रेवल, विंटर में क्या होता है, ठंडा जल्दी जल्दी अंधेरा होता है, तो उसके लिए उसके पास में गाड़ी का बहुत बड़ा लाइट है बोला है, जिससे वो रात को भी देख सकेगा। और उसका घर में जो फॉरेन कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्री, वहाँ तरफ में क्या होता है कि जो ठंडा इलाका है वहाँ पे हम लोग जो है हर एक घर में क्या होता है, पाइप बिछाया होता है। पाइप से क्या होता है, हीट जो क्या होता है ट्रांसफर होता है, ठीक है, जिसके लिए वो लोग को पैसा पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, लेकिन वो लोग का घर जो क्या रहेगा, गर्म रहेगा, वो पाइप का वहां से जो हीट आ रहा है उसका वजह से। जो सोचो पहले जमाना में क्या था, जब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था, उस टाइम में क्या था कि आदमी लोग जो है गुफा में, इग्लूस में रह रहा था, वो लोग को सफिशिएंट हीट नहीं मिल रहा था। पर आज के देश में क्या है, आदमी ना डेवलप हो गया कि वो लोग को हीट जो है वहां से
मिलता है। तो ये सब क्या है, पॉसिबिलिज्म्स है। और जैसे गर्म एरिया में है, पहले गर्म एरिया में क्या था कि आदमी लोग जो है कुछ नहीं कर सकता था गर्म होने से भी, पर आज के ज़माना में वी कैन सी दैट वी हैव फैंस, एसी, ये सब क्या है, दिस आर द पॉसिबिलिज्म्स, ठीक है। पर यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट है न्यो डिटर्मिनिज्म। न्यो डिटर्मिनिज्म एक ग्रिफिथ टेलर बोल के एक स्कॉलर है, जिसने उसने बोला है, ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। ग्रिफिथ टेलर के मुताबिक क्या है कि एनवायरनमेंट जो है क्या करता है, आप लोग को अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज देगा, ठीक है ना, ये अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, पर जरूरी नहीं है कि ये जो है लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है बोले, ठीक है ना, कुछ लिमिटेशन से आप वो लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। Introduce another concept. Griffith Taylor introduced another concept which replaces a middle part, ठीक है ना, between the two ideas of environmental determinism and possibility। देखो ये जो वो आइडिया बताया, ये environmental determinism और possibilism का बीच में है, that is neo determinism, stop and go determinism, ठीक है ना। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म क्या है, ये क्या बोलते हैं ग्रिफिथ टेलर की पॉसिबिलिटीज है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आदमी जो है, नेचर जो ऑफर कर रहा है आपको, नेचर जो भी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उससे आप कुछ भी हम लोग क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन रहेगा, कुछ लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। वो लिमिट को क्रॉस करने से क्या होगा, हम लोग का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा, वो लिमिट से आगे हम लोग जो है और पॉसिबिलिटीज हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द कंसेप्ट शोज दैट neither is there a situation of absolute necessity or nor there is a condition of absolute freedom। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी भी जरूरी नहीं है बोल रहे हैं, और एब्सोल्यूट फ्रीडम भी यहाँ पे नहीं है, मतलब ठीक है, आदमी का पास पूरा टोटल फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, वो ऐसे करने लग गए तो एक टाइम आएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आदमी जो है अपना जो अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है उसका यूज ही नहीं करेगा बोल के, ठीक है। तो ये भी ये हो गया। तो उसका मुताबिक क्या है, इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग कैन कंक्वर नेचर बाय ओबेइंग इट। वो आदमी, इसका मुताबिक क्या, आदमी जो है नेचर को कंक्वर कर सकता है, लेकिन वो उसको नेचर्स का लॉ मान के ही उसको कंकर कर सकेगा। इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स। देखो, पॉसिबिलिटीज जो है विद इन द लिमिट में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, विच डू नॉट डैमेज द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट को डैमेज ना करे, एंड देयर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट। Here, okay, it was all about determinism, neo-determinism, and possibilism, okay। Now यहाँ पे देखना एक कंसेप्ट है फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी किस किस अलग अलग फील्ड को टच करता है, ठीक है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी एज्यूम्स ए हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, मतलब ये क्या है, ये ह्यूमन डिसिप्लिन जो है अपना सब्जेक्ट, ह्यूमन सब्जेक्ट ज्योग्राफी क्या, ये खुद सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है बोल रहे हैं, मतलब ये जो है अलग सब्जेक्ट से भी क्या करता है, हेल्प लेता है, ठीक है, अलग सब्जेक्ट से भी टच में है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरडिसिप्लिनरी बोलता है, ठीक है। और यहाँ पे आप टेबल्स को देख लेना, यहाँ ये टेबल्स को देखिए, लुक एट दिस टेबल, ये देखो, फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, अर्बन ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखो ये सब जितना ज्योग्राफी, इसमें क्या हो रहा है, आदमी का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। और यहाँ पे फिर देखो सब फील्ड्स, बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेजर, ये सब देखो, ये सब बहुत सारा देखो। फिर सोशियोलॉजी देखो, यहाँ पे देख रहे हैं सोशियोलॉजी, देखो सोशियोलॉजी का ह्यूमन ज्योग्राफी से कनेक्ट होना चाहिए, कहीं से होगा लगता है, बट देखो दे आर कनेक्टेड विद सोशल ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है, एंथ्रोपोलॉजी से कनेक्टेड है, हिस्ट्री से कनेक्टेड है। हिस्ट्री क्या है, डिसिप्लिन, ये अलग डिसिप्लिन है, ये सोशियोलॉजी अलग डिसिप्लिन है, एपिडेमियोलॉजी अलग डिसिप्लिन है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस अलग डिसिप्लिन। देखो यहाँ में सब अलग डिसिप्लिन है, और ये क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी का डिसिप्लिन है। तो ये सब क्या है, इससे टच है, देखो टच में है, क्या टच है, इसका वजह से टच में है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट्स व्हाई ह्यूमन ज्योग्राफी इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। थैंक यू।